हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया था धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। आज हम धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। ऑक्सीजन क्या होती है वास्तव में? ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल के अंदर वायु है, आमतौर पे हम उसको ऑक्सीजन कह देते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो जो वायु है वो ऑक्सीजन है। अब वायु के अंदर देखते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा कि जब आयरन अर्थात लोहे पर अगर हम बाहर कोई लोहे की वस्तु रखी होती है तो कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है जंग? क्योंकि लोहे का संपर्क किस किस से होता रहता है? वायु से, मतलब ऑक्सीजन से। और हमारे वायुमंडल में कुछ नमी भी होती है जिसको हम जल कहते हैं, वाटर। तो वायु जो लोहा है वो वायु से, ऑक्सीजन से और जल से मिलकर के क्या करता है? एक पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ बनाता है जिसको हम जंग कहते हैं। और उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं Fe2O3XH2O। ये जंग का सूत्र है। तो लोहे पर जंग किस कारण लगा? वायु और नमी के संपर्क में आने पर। उसी प्रकार से आपने 7वीं कक्षा में देखा होगा कि एक धातु होती है जिसको मैग्नीशियम धातु कहते हैं। मैग्नीशियम का तार, मैग्नीशियम के रिबन के बारे में आपने प्रयोग करा होगा प्रयोगशाला में। तो जब हम उसको थोड़ा सा जलाते हैं तो जलाने के लिए क्या चाहिए होती है? वायु चाहिए होती है। अगेन वायु क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में जब मैग्नीशियम जो धातु है जलती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा दिखाई देता है? आपने देखा होगा जब मैग्नीशियम की तार जलाते हैं तो वो एक सफ़ेद रंग की राख बन जाती है और सफ़ेद रंग का जो है काफ़ी चमक उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। उसी प्रकार से तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं, तांबे के बर्तनों पे भी या तांबे की कोई वस्तु है उसके ऊपर भी हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत किस कारण चढ़ जाती है? उसका संक्षारण होता है। वही वायु के अंदर क्या क्या होता है? वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं जब तांबे के संपर्क में आती हैं तो ये जो नम वायु है ये उसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ा देती है, उसका संक्षारण कर देती है। और वो हरे रंग की परत किसके कारण होती है? क्या रिएक्शन बनती है? क्या पदार्थ बनते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों मिलकर के जो रासायनिक पदार्थ हैं ये तांबे के ऊपर हरे रंग का जो है आवरण चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितनी भी धातुएं होती हैं वे लगभग ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है। अब ये जितनी धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं? प्रकृति का मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं अथवा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? इन ऑक्साइड्स को हम क्या करते हैं? जल में घोलने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम की तार को जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ था, सफ़ेद रंग की जो है राख प्राप्त हुई थी। उस सफ़ेद रंग की राख को हम क्या करेंगे? उस सफ़ेद रंग की राख को हम जल में घोलेंगे। जल में अच्छी तरह से घोल लेंगे तो एक विलयन बन जाएगा। और वो विलयन क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। MgO प्लस H2O क्या देता है? MgOH ट्वाइस। अब ये जो मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है, जो हमने धातु के ऑक्साइड को जल में घोला और एक विलयन प्राप्त हुआ, उसको अगर हम लाल लिटमस की सहायता से, लाल लिटमस क्या है? एक प्रकार का सूचक है। लाल लिटमस की सहायता से, लाल लिटमस उसके अंदर 2 बूंदे लाल लिटमस की डालते हैं तो नीले रंग का हो जाता है। लाल लिटमस का रंग नीला हो जाता है। और इससे क्या सूचना मिलती है? इससे सूचना मिलती है कि ये जो धातुओं के जो ऑक्साइड है वो किस प्रकृति? क्षारीय प्रकृति के। अर्थात जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारीय प्रकृति का होते हैं। बेसिक जो है नेचर इनकी होती है।
उसी प्रकार से जैसे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड को हमने जल के संपर्क में, जैसे मैंने बताया था ऊपर कि जंग लग जाता है नमी के संपर्क में आने पर, उस जंग का जो विलयन है उसको भी अगर हम लाल लिटमस की सहायता से उसकी जांच करेंगे तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। और ये बात सिद्ध होती है कि जो धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात वे लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। धात्विक ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इससे हम ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तन कर देता है वे सभी ऑक्साइड्स, वे सभी पदार्थ जो हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब बात आती अधातुओं की। अधातुओं जैसे हमें मालूम है ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सभी अधातुएं होती हैं। सल्फर है, जब ये सल्फर जो है इसकी हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, सल्फर को जब हम जलाएंगे तो एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से कार्बन को जलाएंगे, कार्बन जैसे कोयला है वो कार्बन का रूप होता है, कोयले को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। नाइट्रोजन को जलाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब ये चाहे वो धातु है अथवा अधातु है वे ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये जो अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि धातुओं के ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के, क्योंकि वे लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु अधातुओं के ऑक्साइड्स भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं अथवा अम्लीय प्रकृति। इसकी जांच करने के लिए हम फिर वापस क्या करेंगे कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर का जो ऑक्साइड है, अधातु का जो ऑक्साइड है, उसको हम जल के साथ उसका एक विलयन बनाएंगे जल के साथ में घोलने पर। और जल के साथ में घोलने पर हमें ये पदार्थ प्राप्त होता है H2SO3। SO2 + H2O गिव्स H2SO3, जिसको सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे नाम से ही हम इसको सल्फ्यूरस अम्ल कह रहे हैं, तो ये जो है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देते। नीला लिटमस इसमें डालेंगे, जैसे ही नीला लिटमस डालेंगे नीले लिटमस का जो रंग है वो लाल हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो अधातुओं के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, वे अम्लीय प्रकृति के। उसी प्रकार से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी अधातु का ऑक्साइड है। इसको जब जल में मिलाने पर क्या हमें प्राप्त होता है, एक पदार्थ प्राप्त होता है कार्बोलिक अम्ल H2CO3। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा नीला लिटमस, पहले नीला लिटमस डाल के देखते हैं तो लाल में परिवर्तन हो जाता है, अम्लीय प्रकृति। अगर हम ये जांचना चाहते हैं कि भाई हम लाल लिटमस क्यों नहीं डालते इसमें, लाल लिटमस भी डाल के देखते हैं। लाल लिटमस इसमें डालेंगे तो क्या होगा, लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल लिटमस लाल ही रहेगा और नीला लिटमस लाल हो जाएगा। तो इस बात से सिद्ध कर सकते हैं हम कि जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और पीछे हमने पढ़ा कि धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है कि अब हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल मतलब पानी, जो जिसको हम जल कहते हैं, जल के साथ भी क्या धातुएं और अधातुएं अभिक्रिया करते हैं, और करते हैं तो क्या उत्पाद बनाते हैं। देखते हैं सबसे पहले धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम को अगर हम जल के अंदर, सोडियम का छोटा सा टुकड़ा जल में डालेंगे, ये आपकी पुस्तक में भी, किताब में भी दिखा रखा है, चैप्टर में एक प्रयोग करके दिखा रखा है कि छोटा सा टुकड़ा पानी में डालते ही उसके अंदर आग लग जाती है और काफ़ी मात्रा में गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। एक पदार्थ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और बहुत मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम धातु है इतनी अभिक्रियाशील है, इतनी अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है कि छोटा सा टुकड़ा पानी में डालने पर काफ़ी मात्रा में जो है ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और एक पदार्थ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही कारण है कि जो ये सोडियम है इस धातु को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि खुला छोड़ने पर क्या होगा कि खुला छोड़ने पर जो वायु के अंदर नमी है उसके साथ भी ये अभिक्रिया कर सकता है और अभिक्रिया करने पर इसके अंदर आग लग सकती है। और इसलिए इसको कैसे सुरक्षित रखते हैं, इसको
मिट्टी के तेल के अंदर डुबो करके रखते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं जिससे कि ये आग ना पकड़े, और इस प्रकार से इसका मिट्टी के तेल के अंदर रख के संरक्षित किया जाता है। दूसरे धातुओं की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम है। पोटेशियम भी जल के साथ अभिक्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम है, कैल्शियम भी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ये हाइड्रोक्साइड कितने क्या होते हैं, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति का मतलब मैंने अभी पहले बताया था कि जब इनके अंदर हम लाल लिटमस डालेंगे, इस हाइड्रोक्साइड्स के अंदर लाल लिटमस डालेंगे तो ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाएंगे, और इससे हम कह सकते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। कोई भी धातु है वो हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड, जैसे आयरन, लोहे की बात करते हैं। कुछ धातुएं तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करती है। लेकिन जब हम आयरन की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो जैसे लोहा धातु है वो ठंडे पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु उसके भाप की आवश्यकता होती है। भाप बहुत ही ज़्यादा जिसमें ऊष्मा है उसके साथ में अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब बात आती है अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अधातुएं जो होती हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, वे अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया आमतौर पर नहीं करती। जैसे कार्बन को अगर हम जल में डालेंगे तो कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाइट्रोजन जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। परंतु एक बात, कुछ एक अधातु ऐसी होती हैं, जैसे फास्फोरस अधातु है, उसको अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो वो आग पकड़ सकता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको, फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है, पानी। अब हम देखेंगे धातुओं तथा अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्या होते हैं, जिनको हम आमतौर पे एसिड्स भी कह देते हैं। धातु प्लस अम्ल, धातु की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या अभिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होती है कि धातु का लवण बनता है, और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैस उत्पन्न होती है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। जैसे हम एक धातु का उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम, जो हमने पहले धातु देखी थी, मैग्नीशियम का रिबन, छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2-4 बूंदें डालेंगे तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर गैस उत्पन्न होगी, बुलबुलों के साथ में गैस उत्पन्न होगी, और वो गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और लवण क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। उसी प्रकार से कैल्शियम एक धातु है, उस पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, या धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। परंतु ये दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य गैस है, ना इसकी कोई गंध होती, ना इसकी कोई जो है रंग होता, रंगहीन है और गंधहीन गैस होती है, जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचान करेंगे इसकी, कि जिस परख नली में हमने जो ये धातु का टुकड़ा रखा था और उसके अंदर 2-4-5 बूंदें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की या किसी भी अम्ल की डाली थी, तो जब गैस निकली थी, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकली। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, तो उसकी क्या पहचान है कि जब हम अगर कोई माचिस की तिल्ली उस परख नली के मुंह के पास में लेके आते हैं तो वह पॉप पॉप ध्वनि के साथ जलती है। कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, पप पप करके, पप पप ध्वनि जिसको कह देते हैं आमतौर पे, वैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पहचान है हाइड्रोजन गैस की। और अन्य कोई भी गैस इस प्रकार से पॉप पॉप ध्वनि उत्पन्न करके नहीं जलती। अब बात आती अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। जैसे कोयला, जिसको कार्बन भी कह देते हैं, अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अधातु अम्लों के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते, जबकि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण बनाते हैं। परंतु अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके
अभिक्रिया नहीं करते, किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनाते। सल्फर प्लस अम्ल कोई अभिक्रिया नहीं। तो ये बात हमने सीखी कि जो धातुएं होती हैं वे तो अम्लों के साथ में, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल है, चाहे नाइट्रिक अम्ल है, उनके साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस रंगहीन गंधहीन होती है, जब इसको जलाया जाता है तो पॉप पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जबकि अधातुएं किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया अम्लों के साथ नहीं करती। जब हम क्षारों के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं तो आमतौर पर क्षार तथा धातुएं अभिक्रिया नहीं करती, परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है जो कि एक क्षार है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है और एक प्रकार का लवण बन रहा है, परंतु क्षारों के साथ में आमतौर पर धातुएं अभिक्रिया नहीं करती। अब अगली जो अभिक्रिया है जिसके बारे में, अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है, वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। विस्थापित मतलब उसको उसके स्थान से हटा देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि यदि कोई कमज़ोर बालक, कमज़ोर विद्यार्थी आपकी कक्षा में एक सीट पे बैठा हुआ है और एक ताकतवर विद्यार्थी को कहा जाए कि इसको हटा दे, तो वो उसको हटा सकता है, उसको उठा करके खड़ा कर सकता है और उसके स्थान पर वो खुद बैठ सकता है। तो हमने कह दिया कि उसने जो है कमज़ोर विद्यार्थी को विस्थापित कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया, उसका स्थान खुद ने ले लिया। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, देखो कैसे कि एक विलयन है कॉपर सल्फेट, नीले थोथे का विलयन, नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट एक विलयन है, एक जो है धातु का विलयन है, और उसके अंदर अगर हम एक लोहे की कील डाल दें, आयरन नेल डाल दें, तो क्या होगा? एक रिएक्शन होगी, एक अभिक्रिया होगी कि ये आयरन क्या करेगा, लोहा क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर धातु को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, अर्थात सल्फेट जाकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि इसने क्या करा, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ में जुड़ गया। तो आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो जिस परख नली में हमने ये अभिक्रिया करी तो हम देखेंगे कि उस परख नली में जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट के कारण था, लेकिन जैसे ही कील ने इसके साथ में अभिक्रिया, लोहे ने इसके साथ में अभिक्रिया करी, तो धीरे 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 क्या हुआ, ये आयरन सल्फेट बन गया, विलयन आयरन सल्फेट बन गया, और जो कॉपर है वो अपने जो है विलयन में से बाहर आ गया। अब वो नीचे तली में बैठ जाता है। लाल भूरे रंग का कॉपर जो पाउडर है वो कॉपर का पाउडर होता है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण लेके देखते हैं हम। जैसे कॉपर सल्फेट, हमने वही विलयन लिया कॉपर सल्फेट, उसके साथ में जिंक धातु ली, जस्ट सफ़ेद रंग की धातु होती है। तो क्या हुआ, जिंक ने भी क्या करा कि कॉपर को अपने स्थान से, उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, खुद सल्फेट के साथ में जाके जुड़ गया। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर को बाहर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया। किसने करा? जिंक ने करा। यहाँ पे ऊपर लोहे ने कॉपर को विस्थापित किया था, यहाँ जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया कॉपर सल्फेट में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी, तो आयरन जो है, आयरन ने क्या करा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित किया। यहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित। तो दोनों बातों से हमें पता चलता है ये जो कॉपर है वो वास्तव में कैसी, कमजोर धातु, कम अभिक्रियाशील धातु है। आयरन से भी कम अभिक्रियाशील धातु है, जिंक से भी कम अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन जब हम बात करते हैं, एक और रिएक्शन हम करके देखते हैं। देखो, जिंक सल्फेट लिया, इस बार हमने विलयन लिया जिंक सल्फेट, जिसके अंदर कौन सी धातु है? जिंक धातु है, और उसमें कॉपर की छड़ ली, कॉपर की छड़ को रखा। तो क्या हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो कॉपर धातु है ये जिंक सल्फेट में से जिंक को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि कॉपर जो धातु है, ये धातु इस जिंक सल्फेट में से जिंक धातु से कमजोर धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु। इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को नहीं निकाल पा रहा, विस्थापित नहीं कर पा रहा। उसी प्रकार से आयरन सल्फेट FeSO4, एक और अन्य विलयन लिया जिसमें कौन सी धातु है? आयरन धातु। उसका भी फिर हमने कॉपर के साथ में अभिक्रिया करवाई, तांबे के साथ में, तांबे की छड़ ली हमने। लेकिन फिर देखते हैं हम कोई रिएक्शन नहीं है। कारण क्या है?
कि कॉपर वापस इस आयरन सल्फेट में से आयरन धातु को नहीं निकाल पा रहा, नहीं विस्थापित कर पा रहा। उसका क्या मतलब हुआ कि कॉपर जो धातु है वो भी आयरन से कमज़ोर धातु है, आयरन से कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर आयरन को नहीं निकाल पा रही, कॉपर जिंक को नहीं निकाल पा रही। एक और उदाहरण लेके देखते हैं, जिंक सल्फेट, अन्य प्रकार का विलयन हमने विलयन लिया जिंक सल्फेट जो पहले लिया था। इसमें अब हमने कॉपर की जगह आयरन को डाला, आयरन की लोहे की एक छड़ डाली, फिर वापस हम देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं। कारण क्या है इसका? मतलब ये फिर आप समझ सकते हो, खुद बता सकते हो कि आयरन इसमें से जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आयरन भी जिंक से कमज़ोर धातु है, जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धातुओं के अंदर कुछ धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं, कुछ कमज़ोर क्रियाशील होती हैं, और उसकी एक प्रकार से सीरीज़ बना सकते हैं, उसकी पूरी एक श्रेणी बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं। सबसे अभिक्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद में पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इस प्रकार से हमने एक सीरीज बना दी जिसमें कि हमने उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता को के क्रम में उनको व्यवस्थित कर दिया। तो ये क्या कहलाती है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अर्थात जो धातु सबसे ऊपर है वो सबसे अभिक्रियाशील धातु है, उससे नीचे वाली उससे कम क्रियाशील धातु। सबसे आखिर में जो जैसे गोल्ड है, जो सोना है, ये धातु सबसे कम क्रियाशील है, और इसी कारण सोना चांदी जो है इन पर किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई जो है संक्षारण नहीं होता। अब ये देखिए, जैसे हमने देखा था कि आयरन जिंक में सल्फेट में से जिंक को क्यों नहीं कर पाया। देखो आयरन का कहाँ नंबर है? जिंक से नीचे है, इसलिए आयरन जो है जिंक से कमज़ोर धातु है, जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया। और कॉपर देखो काफ़ी नीचे है, कॉपर ना तो आयरन को विस्थापित कर पाया, कॉपर ना ही जिंक को विस्थापित कर पाया। तो इस प्रकार से हम धातु की सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी को समझ सकते हैं। अब आखिरी जो टॉपिक आपका 8वीं में है, धातु एवं अधातु के उपयोग, बड़े आसान है। धातु के उपयोग जैसे हम समझ सकते हैं कि वायुयान बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में, रेलगाड़ी के काफ़ी जो डब्बे होते हैं सब लोहे के बनते हैं, धातुओं के बनते हैं, एल्यूमिनियम है, लोहा है। मशीनें, अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं, अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है। बर्तन है, अलग अलग प्रकार की धातुओं के बनाए जाते हैं। पुल बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, भवन के अंदर सरिया उपयोग होता है लोहे का। तो इस प्रकार से जो है धातु के अनेकों उपयोग जो है पूरी लंबी लिस्ट बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम खेती बाड़ी के जो औजार हैं, आभूषण हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, वो जो है वो भी धातु है, सोना चांदी भी। उसी प्रकार से बिजली की तारें हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं, तांबे की होती हैं। तो ये सब क्या है? धातुओं के उपयोग हैं। उसी प्रकार से अब हम अधातुओं के उपयोग की बात करते हैं। अधातु में जैसे ऑक्सीजन है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, जिसको हम जो है प्राण वायु भी कहते हैं, शोषण करने में सहायक होती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, कोई भी वस्तु जलाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु हम जला नहीं सकते। उस प्रकार से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं उसमें नाइट्रोजन जो है खाद बनाने में किया, यूरिया वगैरह जो है उसमें नाइट्रोजन का उपयोग होता है। सल्फर है, सल्फर का उपयोग, ये भी एक अधातु है, इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। जो कड़वी होती हैं दवाइयाँ वो सल्फर के कारण कड़वी होती हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। कई बार क्लोरीन की गोलियाँ आपने देखी होगी, जो है वो पानी में डाली जाती है ताकि पानी के अंदर जितने भी रोगाणु हैं वे नष्ट हो जाएं। उसी प्रकार से फास्फोरस जो है धातु, इसका उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है, बारूद बनाने में किया जाता है। आयोडीन एक नीले रंग का जो विलयन होता है, इसका उपयोग चोट अथवा घाव पर लगाने के लिए किया जाता है ताकि वो एक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। और आयोडीन का उपयोग आपने देखा हो अपनी कक्षा में, छठी में भी, 7वीं में पढ़ा है, आयोडीन का उपयोग स्टार्च की जांच करने में भी किया जाता है, जिससे कि आयोडीन का रंग नीला काला हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हमने काफ़ी बातें धातु के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा। थैंक यू।